बड़ी खबर पर डिटेल अब से थोड़ी ही देर में आपके सामने होगी। वहीं रूस वर्सेस यूक्रेन, 100 ड्रोन से हमला। रूस के ऑयल डिपो पर हमले के बाद ब्रिज पर अटैक, वॉर का नया मोड़ आगे। वहीं चीन वर्सेस ताइवान, फुजियान में हलचल, क्योंकि ताइवान पर कब्जे से पहले कहां हमलों को दिया गया अंजाम और ये हमले कर रहा है चीन। ये हैरान करने वाली खबर आपके सामने होगी। हालांकि अमेरिका वर्सेस ईरान, तेहरान में अलर्ट, जहां ईरान को लेकर अमेरिका ने बड़ी तैयारी कर ली है। आखिर क्यों अमेरिकी नागरिकों को ईरान जाने से मना किया गया है, डिटेल इनपुट होगा आपसे थोड़ी ही देर बाद आपके सामने। लेकिन उसी के साथ साथ ये 4 तस्वीरें आपने देखी, जिससे साफ है कि आखिर किस तरीके से नेटो वर्सेस रूस, न्यूक्लियर वार्निंग, रूस वर्सेस यूक्रेन, जहां 100 ड्रोन से हमले को दिया गया अंजाम। वहीं फुजियान में हलचल और चीन वर्सेस ताइवान, अमेरिका वर्सेस ईरान, तेहरान में अलर्ट। और इस बीच आपको बता दें, तमाम बड़ी खबरों पर डिटेल इनपुट रखेंगे आपके सामने और करेंगे एक्सपर्ट से सवाल। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन करने वाले हैं। वहीं पूर्व राजदूत दीपक बोरा सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है सर आपका, क्योंकि इस फ्रंट से आ रही एक डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद होगा आपसे सवाल। उससे पहले तस्वीर जो नेस्ट में रूस के स्वॉर्म ड्रोन अटैक की, जहां हमले में यूक्रेन की प्रशासनिक इमारत कैसे तबाह हुई, उसकी तस्वीर आपके सामने। रूस के हमले में रिहायशी इमारतों को भी नुकसान। ये बॉय अब खार्किव में रूस के सैन्य ठिकाने पर हमला। बड़ी खबर है यूक्रेन के मिग-29 फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक को लेकर, जहां GBU-62 बॉम्ब से रूस के बेस को कैसे नुकसान पहुंचाया, ये देखिए तस्वीर। यूक्रेन के ही ग्राड रॉकेट लॉन्चर में धमाका। फायरिंग के दौरान रॉकेट लॉन्चर में खराबी, और खराबी देख जान बचाकर यूक्रेनी सैनिक कैसे भागे, ये देखिए। और गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमला, एक और बड़ी खबर और तस्वीर, जहां ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों पर अटैक की तस्वीरें आई। रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमास ने हमले को दिया अंजाम। गाजा में ही इजरायल के विध्वंसक हमले की एक और तस्वीर, और ये खान यूनिस में ही मस्जिद के पास मिसाइल कैसे गिरी, उसकी तस्वीर सामने आई। इस हमले में मस्जिद का बड़ा हिस्सा ढह गया। और वेस्ट बैंक की नेबुलस में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, एक और बड़ी खबर है। इजरायली हमले में तबाह हमास के ठिकाने, जहां आईडीएफ ने 5 हमास सेंटर्स को निशाना बनाया। वेस्ट बैंक की नेबुलस में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, इजरायली हमले में हमास के ठिकाने तबाह, 5 हमास के सेंटर्स को टारगेट किया आईडीएफ। तो फिलहाल कैसे गाजा के इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आईडीएफ के इन ऑपरेशंस की लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने, जहां ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ के अटैक की, आईडीएफ पर ही कैसे अटैक हुआ उसकी पहली तस्वीर आपके सामने। वहीं हमले में मस्जिद का बड़ा हिस्सा गाजा में कैसे ढह गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। वहीं वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक को अंजाम देते हुए ये बड़ा दावा किया कि कैसे एक नहीं बल्कि 5 हमास के सेंटर्स को एक साथ टारगेट किया गया। चीन में ऑयल टेरेन रोबोट तैयार। बड़ी खबर आपको बता दें, हवा, जमीन, पानी में चल सकता है रोबो। 3D प्रिंटिंग के जरिए ही तैयार किए गए इस ड्रोन की ये तस्वीर सामने आई है। और रूस में भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट। कुरील द्वीप में 7 की तीव्रता के भूकंप से धरती कैसे कांपी। 600 साल बाद क्रैशनिकोव ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। तो फिलहाल
फिलहाल अलग फ्रंट से आई ये तस्वीरें और खबर आपने देखी, लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन में ऑल पर एक क्विक रिकैप, क्योंकि अब डोनेट्स्क में रूस के स्वॉर्म ड्रोन अटैक की तस्वीर हमने आपको दिखाई। खार्किव में सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर खबर बहुत बड़ी है। फायरिंग के दौरान रॉकेट लॉन्चर में खराबी के बाद कैसे यूक्रेनी सैनिक अपनी जान बचाकर भागे, उसकी तस्वीर आपने देखी। लेकिन गाजा के फ्रंट में इजरायली सैनिकों पर हमले को अंजाम दिया गया। आईडीएफ ने वहीं दूसरे स्तर पर हमास को टारगेट करते हुए स्ट्राइक की। वहीं बड़ी खबर और तस्वीर आपको चीन से भी दिखाई, जहां ऑयल टेरेन रोबोट की तैयारी के बाद दुनिया के सामने एक बार फिर से चीन ने ये तस्वीरें रखी हैं। वहीं कुरील द्वीप में 7 की तीव्रता के भूकंप के साथ साथ किस तरीके से ज्वालामुखी रूस में सक्रिय हो चुके हैं, उसके विस्फोट की तस्वीर आपने देखी। लेकिन अब बड़ी खबर है, खेरसों में यूक्रेन के मिलिट्री सप्लाई पर अटैक को लेकर यह खबर है, जहां खेरसों में ब्रिज पर रूस की सेना का यह अटैक और रूस ने गाइडेड बॉम्ब से ब्रिज को तबाह किया। इस हमले में कुरबिल ब्रिज को भारी नुकसान को लेकर खबर सामने आ रही है। हालांकि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए लगातार कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ हम करते हैं सवाल। लेकिन इस बीच ये एक और बड़ी खबर है, जहां खेरसों में यूक्रेन की मिलिट्री सप्लाई पर अटैक और खेरसों में ही ब्रिज पर रूस की सेना का ये अटैक। रूस ने गाइडेड बॉम्ब से ब्रिज को कैसे तबाह किया, उसकी ये तस्वीर। इसी हमले में कुराबिल ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है। और खेरसों ब्रिज पर फैब 3000 बॉम्ब से हमला, रूस के हमले में ब्रिज का बड़ा हिस्सा कैसे ढह गया, उसकी तस्वीर। यूक्रेन की सेना का मुख्य मार्ग तबाह हुआ। लगातार जिन इलाकों से यूक्रेनी सेना की मूवमेंट होती है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर है रूस के उस हमले की, जहां ब्रिज का बड़ा हिस्सा कैसे खेरसों में टारगेट किया गया। फैब 3000 बॉम्ब से इस हमले को अंजाम दिया गया। और रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, ब्रियांस्क में बॉर्डर को जोड़ने वाले ब्रिज को ही उड़ा दिया गया। 30 TM62 माइन से ब्रिज का हिस्सा कैसे तबाह हुआ, ये देखिए। तो उसी स्ट्रैटेजी को यूक्रेन भी अपना रहा है, जहां रूस की सैन्य डिप्लॉयमेंट के लिए यह ब्रिज बहुत मायने रखता है, इसीलिए इस ब्रिज को टारगेट किया गया। ब्रियांस्क में, रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया। वहीं पहली तस्वीर आपके सामने, जहां रूस ने गाइडेड बॉम्ब से उस ब्रिज को टारगेट किया जहां से यूक्रेनी सैन्य मूवमेंट हो रही थी। और इसी हमले में कोराबल ब्रिज को कैसे भारी नुकसान पहुंचा, उसकी तस्वीर आपके सामने। जीडी बख्शी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और जीडी सर, बख्शी सर, ये अभी भी देखा जा रहा है कि उन तमाम रूट्स को ट्रैक करते हुए ही हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां से बड़े स्तर पर मूवमेंट्स हो रही हैं। बिल्कुल, दैट इज, इसको बोलते हैं हम मिलिट्री पार्लेंस में इंटरडिक्शन। यानी जहां आपने हमला करना है, जहां दुश्मन की सप्लाईज आ रही हैं, वहां जो क्रिटिकल ब्रिजेस हैं, क्रिटिकल पुल हैं, उनको उड़ाकर लाइन ऑफ सप्लाई को काट दिया जाए, लाइन ऑफ एमिनेशन रीसप्लाई खासकर उसको इफेक्ट किया जाए, ट्रूप मूवमेंट को इफेक्ट किया जाए। जहां तक ओवरऑल फाइटिंग का सवाल है, रूस का ग्राउंड पे पलड़ा रोज भारी होता जा रहा है। पेक्रोवस्क के इलाके में रूस की जो फौज है वो शहर के सेंटर में घुस चुकी है और बाकी वो उसको आउटफ्लैंक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटिनोवका की ओर वो बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये दोनों वो ले लेते हैं तो फिर फाइनल जो लाइन है क्रामातोवस्क की रह जाती है। यानी देखिए, दोनेत्स्क में 40% इलाका अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है, और इस लड़ाई में रूस की पूरी कोशिश है इस फेज में, समर ऑफेंसिव के फेज में, कि वो हमला करके इनको पूर्ण रूप से दोनेत्स्क पे कब्जा कर ले, लुहांस्क पे कब्जा कर ले। लुहांस्क पे तकरीबन उसका 100% कब्जा हो गया है, कुछ 5-6% ही रह गया है। दोनेत्स्क में अभी 40% के लिए भीषण युद्ध हो रहा है। हाँ, यूक्रेन जरूर कुछ ना कुछ ड्रोन अटैक्स कर सकता है रूस के शहरों पर, वो हाई ऑप्टिक्स है, लेकिन जमीन की लड़ाई को नहीं बदल सकते। उनका इतना डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट नहीं हो सकता कि वो ग्राउंड पे जो लड़ाई है उसको बदल ले। आप देख रही हैं कि लगातार रूस जो है अपने ड्रोन अटैक 700, 800 ड्रोन अटैक
हर रात कर रहा है इम्पॉर्टेंट सिटीज़ पे, कई वगैरह पे, और ज़्यादातर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको वो वहाँ मोराल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लोगों का मोराल, पब्लिक मोराल और जो मिलिट्री मोराल है उसके ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसका जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे उसका पलड़ा भारी रहे। नेगोशिएटिंग टेबल पे पलड़ा भारी हो, ग्राउंड में मोराल तोड़ा जा रहा है। समर ऑफेंस को देखते हुए जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई हैं उसकी एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि किस तरीके से अब उन तमाम रूट्स को देखते हुए फिलहाल ब्रिज को भी टारगेट किया गया है। लेकिन अब नेटो के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में कैसे रूस? बड़ी खबर है, अमेरिका के नजदीक ओरेशनिक तैनात करेगा रूस, और ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में ओरेशनिक की तैनाती को लेकर खबर बहुत बड़ी है। हालांकि बेलारूस के बाद वेनेजुएला में ओरेशनिक मिसाइल की तैनाती का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच जाहिर सी बात है तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। तो ओरेशनिक मिसाइल को लेकर खबर है, और ये अब वेनेजुएला में नेटो के खिलाफ इसे एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, और ये तैयारी रूस कर रहा है। अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल, और लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में ओरेशनिक मिसाइल तैनात रूस करेगा। हालांकि मैक 10 स्पीड के साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है ओरेशनिक, और 6 मिसाइलों के साथ साथ अलग टारगेट भेजने की भी इसकी क्षमता है। ओरेशनिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी रूस कर रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ही लंबे वक्त से तनाव है, और रूस और वेनेजुएला के बीच मजबूत आर्थिक और सैन्य संबंध भी है। अब इस बारे में वोरा सर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये सबमरीन तैनाती के बाद रूस और अमेरिका में बढ़ते तनाव को लेकर खबर है। अलास्का के नजदीक रूस का बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट, और अमेरिका के अलास्का बॉर्डर पर रूस की एम्फिबियस फोर्स। अलास्का के नजदीक दुनिया का ये सबसे बड़ा होवरक्राफ्ट, और अलास्का के नजदीक रूसी टैंक और बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती। अब इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, और इसके मायने क्या हैं, किस स्ट्रैटेजी के तहत ये फिलहाल सैन्य डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं। वोरा सर सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक और क्विक अपडेट, जहां अलास्का बनेगा क्या नया वॉर फ्रंट, ये एक बहुत बड़ा सवाल। सबमरीन्स पर ट्रंप के ऐलान से ही रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है। अलास्का के पास पहुंचा चुकाटेका बॉर्डर पर ही रूस की एम्फिबियस फोर्स को लेकर ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें एक और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां अलास्का बॉर्डर पर रूस ने अब जुबर क्लास लैंडिंग क्राफ्ट को उतारा है, और एक और बड़ी बात, जल, जमीन, दलदल और बर्फीले इलाकों में चलने में ये होवरक्राफ्ट सक्षम है। एक और बड़ी बात, जहां रूस के सबसे बड़े होवरक्राफ्ट में 3 टैंक और 10 आर्मर्ड व्हीकल्स और 500 सैनिक भी बताए जा रहे हैं। अब इसे किस लिहाज से समझा जाए वोरा सर, क्योंकि इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट ये है, जहां अलास्का के बिल्कुल नजदीक कई बैलिस्टिक मिसाइलों की मूवमेंट के लिहाज से इस खबर को समझना जरूरी है सर, क्योंकि अलास्का से सटे बोरिंग सागर में कुछ दिन पहले रूस के Tu-95MS बॉम्बर्स की भी उड़ान को लेकर खबर आई थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। काफी दूर हूँ मैं इस समय, उड़ीसा में हूँ, पुरी में। अभी थोड़ी देर के बाद महाप्रभु जगन्नाथ से मिलने जाऊंगा, आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा वहां पर, आपके चैनल के लिए। मैम ये जो मैं देख रहा हूँ, जनरल बख्शी ने बिल्कुल सही रूप से आपको बताया है कि उसकी जमीन पर क्या हो रहा है। मैं थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करूँ। आपको याद होगा कि जब जंग शुरू हुआ था तो शुरू में व्लादिमीर पुतिन साहब ने मिलिट्री टारगेट्स को यूक्रेन में जो थे उनको बर्बाद करने की कोशिश की थी, ताकि उसके पास सैनिक शक्ति ना हो। उसको पता नहीं था कि पश्चिमी देश एंटिसिपेट नहीं किया था इतना समर्थन देंगे यूक्रेन को। उसके बाद फिर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, अब सिविलियन टारगेट्स पे शुरू कर दिया है। तो ये एस्केलेशन होती जा रही है। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूँ यूक्रेन की तरफ से, मैम इसको हम लोग डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं डिफाइंस ऑफ डेस्परेशन। जब कुछ नहीं बचा है उसके पास, वो हारने वाला है, तो वो और डिफाइंड हो जाता है। देख लूंगा क्या कर लोगे, मैं अभी मेरे में क्षमता है लड़ने के लिए। मैंने कई बार अपने डिप्लोमेटिक करियर में देख रहे, ये हम वहां पर देख रहे हैं। अब ये जो हेजलनट ट्री ओरेशनिक मिसाइल का आपने कहा है, जिसमें कैपेबिलिटी है कि आप न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स लें, वो एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। वो साफ संदेश है कि अगर आप वेनेजुएला में उसको डालें, वेनेजुएला भी तो मैम एक सदस्य है ना डोनाल्ड ट्रंप पीड़ित संगठन का, जितने देशों को वो तंग कर रहा है, तो वो हल्के हल्के इकट्ठे हो रहे हैं, रूस के साथ जुड़ रहे हैं। तो जो मैं देख रहा हूँ इस समय, लोग कहते हैं कि 2 पावर सेंटर्स इमर्ज हो रहे हैं, मैं नहीं मानता मैम। मैं इस समय ये देख रहा हूँ कि एक एंटी यूएस पावर सेंटर इमर्ज हो रहा है, जो अपने आप अमेरिका की गलतियों से बन रहा है।
और उसमें रूस उसका फायदा उठा रहा है, चाइना उसका फायदा थोड़ा कम उठा रहा है, बट मेनली रशिया। तो अब लैटिन अमेरिका तक पहुंच गए हैं, एशिया में तो ऑलरेडी हैं, और अगर वो अब अलास्का की तरफ भी अपनी सबमरीन्स लेके घूम रहे हैं, इसका मतलब संदेश यही है कि हमने सब तरफ से आपको घेर लिया है। लैटिन अमेरिका को तो आप अपना बैकयार्ड कहते थे। बहुत से और देश हैं जो तैयार हो जाएंगे अमेरिका से भिड़ने के लिए अगर रूस का समर्थन मिले। ईरान भी उनमें शामिल है, जैसे आप जानते हैं एशिया में। तो हर तरफ आप देख रही हैं मैम कि अमेरिका अपनी गलतियों के कारण अकेला पड़ता जा रहा है। उसको अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए, नोबेल पीस प्राइज। अभी तो बोल देगा कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में भी समझौता करा दिए, बेवकूफ आदमी है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी नाउ, ये अब, और रूस, आपने अभी जनरल साहब ने जिक्र किया था नेगोशिएटिंग टेबल का। जनरल साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा नहीं मानना पुतिन नेगोशिएटिंग टेबल पे जाएगा। उसको अब चाहिए अनकंडीशनल टोटल सरेंडर ऑफ ज़ेलेंस्की। और मेरा ख्याल है हमारे समय लेकिन में अब जो रूस तैयारी कर रहा है, ऐसे में बख्शी सर सवाल अगला आपसे होगा, क्या समंदर के जरिए न्यूक्लियर हमले की ये तैयारी है? क्योंकि बड़ी खबर है, समंदर से न्यूक्लियर हमले की तैयारी में रूस कैसे जुटा है। नॉर्दर्न फ्लीट में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात किया और घातक बुलावा मिसाइलों से लैस कानियास प्रोजुर्की सबमरीन, जहां ट्रंप के ऐलान के बाद रूस ने आर्कटिक में तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि सबमरीन तैनाती पर रशिया न्यूज क्या फिलहाल बड़ा दावा कर रहा है, यही बड़ी खबर है। समंदर से न्यूक्लियर हमले की इस तैयारी के बारे में खबर को इस लिहाज से समझिए, जहां ट्रंप के ऐलान के बाद रूस ने आर्कटिक सागर में तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि इसका मतलब क्या है सर, इस ऐलान के बाद इमीडिएटली इस तैनाती की खबर का सामने आना, इसके मायने क्या है बख्शी सर? क्योंकि रूस ने नॉर्दर्न फ्लीट में न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात किए हैं और 16 बुलावा मिसाइलों से लैस कानियास प्रोजुर्की सबमरीन को लेकर यह खबर है, जो रूस की नेवी में 2 सेकंड क्लास की ही 12th न्यूक्लियर सबमरीन एक्टिव है। 12 न्यूक्लियर सबमरीन एक्टिव है। रूस की सबसे घातक न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोद की पहले से ही तैनाती और 20 वॉरशिप और 35 सबमरीन के साथ हमलों के लिए नॉर्दर्न फ्लीट तैयार बताई जा रही है। बख्शी साहब, देखिए, इसको समझने के लिए जो कुछ अमेरिकन और नेटो ने जो कार्रवाई की है उसको भी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। सबसे पहले अमेरिका न्यूक्लियर अपने वॉरहेड्स ब्रिटेन में ला रहा है, यूरोपीय देशों में ला रहा है। इसका मतलब वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से कवर करने की कोशिश कर रहा है रशिया को। इसका मतलब रशिया को वार्निंग टाइम कम होगी ऐसे मिसाइल अटैक्स को रोकने की। पलटवार में रूस भी कह रहा है, अगर आप हमारे पिछवाड़े में अपने न्यूक्लियर केपेबल वेपन्स ला सकते हो, ग्रेट ब्रिटेन में ला सकते हो वगैरह, पोलैंड में लाने की कोशिश करोगे, तुर्की में लाने की कोशिश करोगे। याद है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने तुर्की में न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय किए थे। उन्होंने कहा था जवाब में हम जो है क्यूबा में डिप्लॉय करेंगे, बिल्कुल अमेरिका के साथ, ताकि आपको भी कम से कम वार्निंग टाइम मिले। उसका तो पूरा क्राइसिस हो गया था। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर आप यूरोप में डिप्लॉय करोगे न्यूक्लियर वेपन्स, तो मैं भी बराबरी के लिए वेनेजुएला में और साउथ अमेरिकन नेशंस में अपने ओरेशनिक मिसाइल्स डिप्लॉय करूंगा, जो कि ड्यूअल केपेबल हैं। वो कन्वेंशनल मिसाइल्स भी दाग सकते हैं, वो 6 जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी दाग सकता है हर एक, और ओरेशनिक मिसाइल हाइपरसोनिक है, रोक पाना असंभव है। जहां तक आर्कटिक का सवाल है, विद द मेल्टिंग ऑफ द आइस, ये पूरा ट्रेड रूट जो है, जो ओशन रूट है, ये खुल रहा है और मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक बड़ी जबरदस्त पैमाने पे अब शुरू हो गई है। रूस भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, अमेरिका भी आने की कोशिश कर रहा है। तभी डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पकड़ने की बात कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आर्कटिक रूट है इसको रोकना अब बहुत अनिवार्य होता जा रहा है सामरिक दृष्टिकोण से। यहाँ जैसे कि आपने बतलाया, रूस अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स डिप्लॉय कर रहा है और अपने ये जो होवरक्राफ्ट आप देख रही हैं, ये होवरक्राफ्ट 3 टैंक और कोई 20-30 के करीब इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, लैंडिंग व्हीकल्स ले जा सकता है। और इसे एम्फीबियस अटैक के लिए
डिप्लॉय किया जाता है। अंडरस्टूड सर। तो लेकिन इसका अब मतलब बेलारूस ये की कि अगर जंगी ये तैयारी बड़े को लेकर साइज भी की एक खबर है, hovercraft- आती हूँ बख्शी सर आपके पास, और ये यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस की बड़ी जंगी तैयारी, जहां बेलारूस में नई स्पेशल फोर्स ब्रिगेड भी तैयार और यूक्रेन से सटे ओमेल इलाके में सैनिक डिप्लॉयमेंट को लेकर यह खबर है। हालांकि बेलारूस की स्पेशल फोर्स कमांडर की तरफ से क्या बड़ा दावा किया गया है, पश्चिमी यूक्रेन में विध्वंसक जवाबी हमले की ये तैयारी। तो लगातार किस तरीके की सैन्य डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं अलास्का के नजदीक दुनिया के सबसे बड़े होवरक्राफ्ट को लेकर भी बख्शी सर ने समझाया कि आखिर किस तरीके से ये बड़ी तैयारी संकेत देती है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, और ये बेलारूस में बड़ी जंग की तैयारी को लेकर खबर उस लिहाज से समझिए जहां बेलारूस में ही जंग के लिए नई स्पेशल फोर्स ब्रिगेड तैयार बताई जा रही है। दूसरी बड़ी बात, यूक्रेन से सटे गोमेल इलाके में नई ब्रिगेड की डिप्लॉयमेंट को लेकर यह खबर है। तीसरी बड़ी बात, पश्चिमी यूक्रेन में विध्वंसक जवाबी हमलों की इसे तैयारी माना जा रहा है। चौथी बड़ी बात, जहां पश्चिमी यूक्रेन में रूसी हमलों को कवर ये ब्रिगेड दे सकती है। हालांकि बेलारूस के ही स्पेशल फोर्स कमांडर वादिम डेनेस्केंको का यह दावा है, जहां बड़ी जंग की इस तैयारी को लेकर ऑर्शनिक की तैनाती के लिए फैसिलिटी तैयार बेलारूस कर रहा है। अब इस वक्त आपको बता दें, राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रूस से और न्यूक्लियर वेपन भी मांगे हैं। अब हाउ डू यू इवैल्यूएट ओवरऑल वोरा सर, क्योंकि बेलारूस में डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, बड़े संकेत साफ हैं, लेकिन अब क्या खुद बेलारूस भी एक बड़ी जंग की तैयारी यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सर, जहां समर ऑफेंस को देखते हुए भी लगातार एक्सपर्ट्स बड़े अंदेशा जताते हैं? बहुत मुबारक देता हूं, आपने बहुत खूबसूरती के साथ समझाया। 100% अगर जंग होती है, अगर रूस ऑल आउट जाता है यूक्रेन पे, अभी तक तो रिस्ट्रेन्ड जंग चल रही थी, तो बेलारूस पूरी तरह से बीच में कूद पड़ेगा। क्योंकि अगर यूक्रेन को बर्बाद होते हुए नेटो देखता है तो नेटो की अपनी छवि मट्टी में मिल जाएगी कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आखिरी बुलेट तक हम लड़ेंगे, आखिरी सिपाही तक हम लड़ेंगे, यूक्रेनियन मर जाए सारे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूक्रेन को नहीं गिरने देंगे, उनकी कच्ची हो जाएगी। और बेलारूस भी इसको सूंघ रहा है कि अगर ये लोग फिर आए डायरेक्टली यूक्रेन में घुसने के लिए, मुझे कमजोर करने की कोशिश की, मुझे भी जंग में कूदना पड़ेगा। इसीलिए लुकाशेंको जो 1 करोड़ साल से बेलारूस में राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि अब मुझे और न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। अगर नेटो ने कुछ और करने की कोशिश की, पोलैंड बिल्कुल मेरे साथ में है, फिर मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। तो इस समय मैं देख रहा हूँ, अमेरिका जो हथियार अपने लगा रहा है, प्लेस कर रहा है, वो सारे उसके एलाइज हैं, नेटो एलाइज है या नॉन नेटो के जो उसके बहुत बड़े पार्टनर्स हैं। रूस नए नए एलाइज ढूंढ रहा है हर जगह, और वो बहुत आसानी से किसी लालच में आकर शायद एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट के कारण रूस के साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अब ये सिचुएशन और गर्म होगी। तापमान इस समय ऑन टेम्परेचर स्केल 0 से लेके 100 तक, अभी 80 तक है। मेरा ख्याल है कि 90 तक भी पहुंच जाएगा। इससे पहले कि लोग कहेंगे ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, आप शांत हो जाओ, हल्के हल्के टेम्परेचर को कम करो। अभी मैं टेम्परेचर को कम होते हुए नहीं देख रहा मैम, अगले 2 या 3 हफ्तों के लिए। और फिर पुतिन साहब का वही अब उद्देश्य है, लक्ष्य यही है, टोटल अनकंडीशनल सरेंडर बाय यूक्रेन। अंडरस्टूड सर। लेकिन क्या ये टेम्परेचर एक और फ्रंट पर हाई हो रहा है? इसी को लेकर आगे भी करूंगी सवाल। उससे पहले चीन से ईरान, नई जंग का काउंटडाउन। जी हां, ये बहुत बड़ी खबरें आज इस फ्रंट से भी सामने हैं। और फिलहाल तस्वीरें आपको पहले दिखा देती हूं, सीरिया में कैसे एक बार फिर से विध्वंसक युद्ध भड़क चुका है। आपको बता दें, सीरियाई सेना की 25वीं डिवीजन का यह बड़ा हमला और डेर हैफर सीमा और तिशरीन बांध को यहां टारगेट किया गया। एसडीएफ के ठिकानों को निशाना बनाया। एसडीएफ का भी सीरियाई सेना पर बड़ा हमला। और सीरिया में सरकार की सेना और एसडीएफ के बीच खूनी जंग को लेकर भी खबर है। फ्रंट लाइन पर आमने सामने की लड़ाई, कई घंटों तक दोनों तरफ से फायरिंग की। ये तस्वीर सीरियाई सेना को भारी नुकसान पहुंचाने पर।
सरकार की सेना और इस बीच कैसे फ्रंट लाइन पर आमने सामने की लड़ाई की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से देर रात की वो तस्वीर जिससे साफ है कि कैसे यहां लगातार फायरिंग हुई और कई घंटों तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। वहीं फ्रंट लाइन पर लगातार हो रहे हमलों की ये तस्वीर, 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। एसडीएफ का विध्वंसक वार और रॉकेट हमलों से कैसे तबाही मचाई गई उसकी तस्वीर आपको बता दें। इसके अलावा ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी खबर है, डेर हैफर्ड सीमा पर एसडीएफ के इस बड़े हमले को लेकर वहीं तिशरीन बांध को भी कैसे भारी नुकसान पहुंचा है उसकी चौथी तस्वीर आपके सामने। तो डेर हैफर्ड सीमा पर एसडीएफ का बड़ा हमला, जहां इसी हमले में सीरियाई सेना के 9 जवानों की मौत को लेकर खबर है। मनबीज और तिशरीन में भी ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और इन हमलों के बाद एसडीएफ ने बयान जारी कर कहा, हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है। तो फिलहाल एसडीएफ के इस बड़े हमले के बारे में एक एक तस्वीर आपने देखी। अब इंफॉर्मेशन जहां मनबीज और तिशरीन में ताबड़तोड़ हमलों को लेकर यह खबर सामने आई है और इस बीच आपको बता दें सीरिया पर कब्जे की ये जंग, जहां डेर हैफर, मनबीज और तिशरीन में युद्ध और ज्यादा भीषण हो चुका है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। डेर हैफर सीमा पर एसडीएफ का ये बहुत बड़ा हमला है। इसी हमले में सीरियाई सेना के 9 जवानों की मौत की खबर है। रात के अंधेरे में हमलों से कैसे भारी तबाही मची उसकी तस्वीर आपने देखी। एक बार फिर से दीपक वोरा सर आप ही के पास आती हूं, क्योंकि सीरिया पर कब्जे की इस जंग को देखा जाए तो इंटरमिटेंट तरीके से फिलहाल हमले किए जा रहे हैं। 100%। और मैम जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि अब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि सीरिया पर किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। आप जानती हैं कि फ्रांस ने ऐलान कर दिया था कि मैं आने वाली जो सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली मीटिंग होगी, वहां पे मैं पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करके 2 स्टेट सोल्यूशन बनाऊंगा। फिर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं स्टार वॉर्स या स्टारबक्स या जो भी उसका नाम, उसने कहा मैं भी वो करूंगा। कनाडा बोला मैं भी वो करूंगा। इजराइल अब समझ गया कि अगर ये हुआ तो सारी गेम बदल जाएगी। तो इजराइल अब ठोकता जाएगा जितना उसको दम है, जो भी उसका दुश्मन वो परसीव करता है। गाजा और पैलेस्टीनियों को अब छोटा समझता है, अब सीरिया को न्यूट्रलाइज करेगा। पहले भी कई बार जंग हुआ है, सीरिया को न्यूट्रलाइज करना अनिवार्य है। वो इस बार उसको ठोकेगा और उसके जो पार्टनर्स हैं वहां पर जिनका वो समर्थन करता है उनका प्रयोग करेगा। ये जो आतंकवादी प्रेसिडेंट था, और एक जमाने में आतंकवादी था, 1 महीना पहले फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको सूट पहना के डार्लिंग बोला तो अब वो नेता बन गया। इजराइल ये सब कुछ नहीं मानता, उसको पता है किसी वक्त भी ये धोखा फिर मुझको देगा। वो अब ठोकता जाएगा सीरिया को। तो ये फिर से मिडिल ईस्ट में भी आप वही कहानी देख रहे हैं मैम, जितना बदलता है उतना वही रहता है। इजराइल फिर देख रहा है कि मेरे एग्जिस्टेंस पर अब खतरा आ रहा है। ये जो रिकॉग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को, उससे पहले मुझे कुछ करना है। उससे पहले मुझे देखते हुए सर आगे ईरान की भी कैसे अब हमलों की तैयारी है और इस तैयारी के बारे में डिटेल खबर रखूंगी। उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर है, ईरान के अजहर में जबरदस्त धमाके की तस्वीर सामने आई है। इस धमाके के बाद लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए, दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी और आग में कई इमारतें जलकर खाक हो गई। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर हमले का शक है। अब एक और बहुत बड़ी खबर, और ये नई जंग की तैयारी में जुटा ईरान। ईरान में नई जंग को लेकर चेतावनी, हमलों से बचने के लिए आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और लोगों को छिपने के लिए ईरान बंकर भी बना रहा है। तो जंग की तैयारी कर रहा है ईरान, लेकिन अब एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि कैसे हमलों से बचने के लिए आम लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और लोगों को छिपने के लिए ईरान बंकर भी कैसे बना रहा है उसको लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि इस वक्त किस स्तर पर यह तैयारी की जा रही है, क्या है नई चेतावनी, यही डिटेल अब आपके सामने। तो इजराइल से खतरे के बीच ईरान की बड़ी तैयारी को लेकर खबर है, जहां ईरान में नई जंग को लेकर सरकार ने अलर्ट किया है। जंग से पहले ईरानी नागरिकों की सुरक्षा ट्रेनिंग को लेकर खबर है। ट्रेनिंग के लिए सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जंग के दौरान नुकसान कम करने के लिए सुरक्षा ट्रेनिंग, हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा, ये पेजिशियान की तरफ से कहा गया। हालांकि अब कैसी तैयारी दोनों फ्रंट पर जीडी बख्शी सर हो चुकी है, इजराइल की भी ईरान की भी, इसको लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था सर, क्या दोनों अपने स्तर पर टाइम बाय करते हुए ये जानते हैं कि अब अगर दोबारा हमले हुए, नेक्स्ट फेज के हमले और ज्यादा भीषण होंगे और ऐसे में सिविलियन लॉस भी हो सकता है, क्या यही वजह है कि ईरान इस स्तर पर अब तैयारी कर रहा है? नहीं, बिल्कुल। ईरान भी, दोनों देशों ने पिछली लड़ाई के दौर से अपने लेसन्स
सीख लिए हैं। जी। ईरान को पता चला कि उसकी जो आबादी है वो अनप्रोटेक्टेड है, जबकि इजराइल में सिविल डिफेंस मेजर्स बहुत आला दर्जे के हैं। हर जगह बेसमेंट्स हैं, बंकर्स हैं बने हुए, और मेट्रो स्टेशन में जाके लोग छुप जाते हैं जब कोई एयर अटैक या मिसाइल अटैक होता है। ईरान में पॉपुलेशन के लेवल पे ऐसे सिविल डिफेंस मेजर्स नहीं थे, उसे अंदेशा नहीं था कि उसके शहरों पे इतना ज़बरदस्त हमला होगा, इसलिए अब वो अपनी आबादी के बचाव के लिए भी बंकर्स बना रहा है और शेल्टर्स बना रहा है। साथ ही साथ उसके पास एयर पावर बिल्कुल नहीं के बराबर है, वो केवल अपनी मिसाइल पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो सुना है, खबरें हैं कि वो चाइना से J-10C फाइटर्स खरीदने की कोशिश कर रहा है। उसने रूस से बातचीत की थी Su-35 की, S-400 की, लेकिन रूस तो खुद जंग में इतना जुटा हुआ है कि उसके पास पैर नहीं है इस वक्त हथियार ईरान को बेचने के लिए। ईरान उससे काफ़ी खफा भी है कि हमको कुछ सहायता नहीं मिली, लेकिन वो कह रहे हैं कि चीन की तरफ टर्न कर रहा है। जब रूसी हथियार इक्विपमेंट नहीं मिल रहा तो वो चीन से खरीदेगा। वहाँ पे आप देखेंगे कि चीन का भी आक्रामक तेवर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अप्रैल और अगस्त ये 2 महीने हैं जब टाइड कंडीशन, सी कंडीशंस फेवर करती हैं ताइवान पे ऑपरेशंस, ताइवान के बरखिलाफ साउथ चाइना सी में ऑपरेशंस। तो इस दौर में आप देखेंगी कि जो चीन है वो भी ताइवान पे आक्रामक तेवर दिखाएगा, एक्सरसाइजेस वगैरह करेगा, और दर्जे हरारत बढ़ने की अंदेशा है, बहुत स्कोप है इस पर। और खबरें हैं सर, क्योंकि जो बात आपने कही है उसी आधार पर ये खबर दिखाते ही आपसे एक और सवाल करूंगी। उससे पहले एक बार फिर से रूस यूक्रेन फ्रंट से आ रही लेटेस्ट तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ अमेरिका वर्सेस रूस बहुत बड़ी खबर है, और न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर अब तक क्या खबरें आई हैं। हालांकि इस बीच रूस के कई इलाकों में हमले के एयर रेड अलर्ट की तस्वीर, जहां रूस के सोची में ही ड्रोन हमलों के बाद अलर्ट, और सोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह ड्रोन से हमला। देखिए तस्वीर, एयरपोर्ट में मौजूद फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया। और रूस के एल्डर इलाके में भी धमाके से कैसे हड़कंप मचा, उसकी तस्वीर। ऑयल स्टोरेज डिपो पर ड्रोन से सटीक हमला हुआ। इसी हमले से 2000 क्यूबिक मीटर ऑयल टैंक में आग कैसे लगी, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि अभी तक शुरू में हमने आपको दिखाया कैसे उन तमाम रूट्स को टारगेट किया गया जहां से सैन्य डिप्लॉयमेंट्स हो रहे थे। इस बीच बड़ी खबर ये, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये देखा गया कि किस तरीके से ऑयल स्टोरेज डिपो को भी टारगेट किया जा रहा था। फिलहाल ये लेटेस्ट खबर है रूस के एल्डर इलाके में हुए धमाके से मचे उस हड़कंप की, जिससे साफ है कि किस तरीके से देर रात इस हमले को अंजाम दिया गया। अब यूक्रेन के ही ड्रोन हमले के आगे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हुआ, एक और बड़ी खबर है। वेरोनेज के रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले से दहशत, और वेरोनेज के एनर्जी सर्विस को भी भारी नुकसान की खबर है। रूस में 24 घंटे में करीब 100 ड्रोन से हमला हुआ है, और वेरोनेज में सबसे ज्यादा 18 धमाके हुए। तो लगातार इस फ्रंट पर कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी एक साथ 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां रूस के अंदर नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं। और ये सोची और एयरपोर्ट पर हमले की तस्वीर आपने देखी। सोची में ही ऑयल डिपो पर कैसे टारगेट किया गया, उसकी तस्वीर। वहीं रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए बड़ी खबर वेरोनेज से सामने आई है, और ब्रियांस्क जहां मुख्य ब्रिज पर कैसे हमले को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। हालांकि खबर उस लिहाज से समझिए जहां रूस पर यूक्रेन टारगेट अटैक कर रहा है, कहां पर और कैसे हमलों को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि सोची की तस्वीर आपने देखी, जहां आपको बता दें ऑयल डिपो को टारगेट किया गया, और इस बीच कैसे इन हमलों को अंजाम दिया गया सोची में ही। सोची के अलावा ब्रियांस्क की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वेरोनेज की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट था कि कैसे ऑयल डिपो, एयरपोर्ट और बॉर्डर ब्रिज को टारगेट किया गया। 100 से ज्यादा ड्रोन से रूस के कई इलाकों में इन हमलों को अंजाम दिया गया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन हमले रोकने में भी नाकाम रहे। वहीं एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये रूस में गैस पाइपलाइन में जबरदस्त विस्फोट की वो तस्वीर, जहां रूस के ही वेल्गोरोद में भारी धमाकों से
हड़कंप। आपको बता दें, सेंट्रल एशिया सेंट्रल गैस पाइपलाइन में हुए विस्फोट को लेकर यह खबर है। गैस पाइपलाइन पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों की आशंका। रूस के कई सैन्य ठिकानों की गैस सप्लाई भी रुक चुकी है। हालांकि रूस में गैस पाइपलाइन में विस्फोट की तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल पर एक और डिटेल इस आधार पर आपके सामने, जहां रूस के ही वोल्गोराद में ही इलाके में धमाकों से हड़कंप मच चुका है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि सेंट्रल एशिया और सेंट्रल गैस पाइपलाइन में विस्फोट को लेकर यह तस्वीर सामने आई है, जिससे बड़ा नुकसान पहुंचा। इन्हीं धमाकों से गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान, यहां तक कि गैस सप्लाई भी रुकी और गैस पाइपलाइन पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की आशंका जताई गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात, रूस में मिग एयरक्राफ्ट और मैग्नम गोला बारूद कंपनी की गैस सप्लाई रुकी है और सेंट्रल एशिया और सेंट्रल पाइपलाइन पर रूसी कंपनी गैसप्रोम का कंट्रोल है और तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के रास्ते रूस तक गैस सप्लाई होती है। वोरा सर, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट लोकेशन, क्योंकि किस तरीके से अब इन हमलों को अंजाम देते हुए इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। वोरा सर, आप जो कह रही है ना मैम, और जनरल साहब ने भी अभी बताया है, ये बिल्कुल सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट, जब आपकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली अचीव नहीं होते हैं, फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। दो इसके फायदे होते हैं, एक तो दुश्मन की जंग लड़ने की क्षमता पे असर पड़ता है और दूसरा सिविलियन मोराल टूट जाता है। मैम, अगर मनोबल तोड़ दो आप किसी का, फिर आपको जंग मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आत्मसमर्पण कर देगा। और जो मैं इस समय देख रहा हूं मैम, कि ये पूरी कोशिश की जा रही है जितना हो सके सिविलियन मोराल को खत्म कर दो, मिलिट्री मोराल को खत्म कर दो और फिर 70% 80% जंग आप जीत गए। तो ये आप थोड़ा और देखेंगे कि पाइपलाइंस पे हमला होगा, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस पे हमला होगा, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज पे हमला, ये बहुत होगा, ताकि लोगों को, ये जो सिविलियंस हैं, अपनी मिलिट्री के ऊपर उनका भरोसा उठ जाए। मैं कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन आपका जो पड़ोसी है सिंदूर में, वहां के लोग ही कहने लगे कि तुम तो कहते थे हम तो भगवान से लड़ लेंगे और 50 प्लैनेट से लड़ लेंगे, क्या हो रहा है, भारत ने तुम्हें ठोका है, तुम कर नहीं पा रहे हो। तो ये जब हो जाता है मैम, ये मेरा ख्याल सबसे बड़ा लक्ष्य अचीव कर लेते हैं, इफ यू कैन शैटर सिविलियन मोराल। अंडरस्टूड सर। दो इंपॉर्टेंट लोकेशन, ज़िप्रोजिया और ज़िप्रोजिया का न्यूक्लियर प्लांट भी, जहां पर हमले को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है और न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक भीषण धमाके की ये तस्वीर, न्यूक्लियर फैसिलिटी से धुआं निकलता दिखा। IAEA की टीम ने प्लांट के नजदीक हमले की पुष्टि भी की है और परमाणु प्लांट के पास हमले में एक महिला की मौत को लेकर भी खबर है। तो न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक, बड़ी खबर है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है और ज़िप्रोजिया प्लांट के परिसर में धमाका होने की यह खबर है। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट से धुआं उठता नजर आया, रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया। IAEA की टीम ने न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाके की पुष्टि भी की है। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास से लोगों को दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल प्लांट से लीकेज या नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस बीच ये भी जानिए कि कैसे मार्च 2022 से रूस की सेना के कब्जे में है न्यूक्लियर प्लांट। एक और बड़ी खबर है और ज़िप्रोजिया में IAEA की टीम की नो एंट्री को लेकर यह खबर है, जहां न्यूक्लियर प्लांट के पश्चिमी हिस्से में एंट्री से रोका गया है और रूस के सैनिकों ने टरबाइन हॉल की ओर जाने से रोक दिया। तो ज़िप्रोजिया में IAEA की टीम को फिलहाल रोका, न्यूक्लियर प्लांट के पश्चिमी हिस्से में एंट्री से रोका गया है और ज़िप्रोजिया में ही किस तरीके से लगातार न्यूक्लियर प्लांट के बिल्कुल नजदीक हमलों को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर और तस्वीर ज़िप्रोजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हुए उस हमले की, जिसमें IAEA ने भी कंफर्म किया कि इसके बिल्कुल नजदीक हमले को अंजाम दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज को कैसे टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में न्यूक्लियर प्लांट्स भी कैसे टारगेट पर रहे हैं, इसको लेकर हमने चर्चा की। लेकिन चीन से ईरान, नई जंग का काउंटडाउन, एक और बहुत बड़ी खबर। हालांकि ईरान और अमेरिका में बड़ी टेंशन के बारे में फिलहाल ये पहली खबर, जहां तेहरान में 4 अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी को लेकर खबर आई है। जासूसी के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार होने वालों में 2 अमेरिकी महिलाएं शामिल हैं। तेहरान में 4 अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी की यह तस्वीर। गिरफ्तार
4 लोगों को किया गया, जिसमें 2 अमेरिकी महिलाएं बताई जा रही हैं। इस बीच ईरान को लेकर अमेरिका की चेतावनी। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी नागरिकों को ईरान ना जाने की वार्निंग और ईरान में हो सकती है अमेरिकन की गिरफ्तारी। हालांकि जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर यह खबर। और अमेरिका से तनाव के बीच पाकिस्तान से व्यापार बढ़ाएगा ईरान। जी हां, एक और बहुत बड़ी खबर, 10 अरब डॉलर तक होगा सालाना कारोबार। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान के दौरे पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। पाकिस्तान चीन ईरान के बीच ट्रेड कॉरिडोर पर बातचीत। ईरान अमेरिका से एक साथ डील कर रहा है पाकिस्तान, और ईरान के साथ सीक्रेट न्यूक्लियर डील की आशंका को लेकर यह खबर। तनाव के बीच पाक दौरे पर पेजेश्कियान और वैश्विक मंच पर एक दूसरे का समर्थन पाकिस्तान करेंगे। आपको बता दें, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह का दावा, गैस और तेल को लेकर ईरान से डील हो सकती है। तो ईरान का प्लान पाकिस्तान, यही बड़ी खबर, जहां अमेरिका से तनाव के बीच पाक दौरे पर पेजेश्कियान और पाकिस्तान के साथ ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर डील की आशंका। ईरान अमेरिका से एक साथ डील कर रहा है पाकिस्तान दौरे से सभी मुस्लिम देशों को एक साथ करने की कोशिश में है ईरान। एक होने पर कोई हमला नहीं कर सकेगा और वैश्विक मंच पर एक दूसरे का समर्थन पाकिस्तान करेंगे। पाकिस्तान चीन ईरान के बीच ट्रेड कॉरिडोर पर बातचीत को लेकर ये खबर सामने आई है। एक स्मॉल रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स बोरा सर, ऐसे में ये समर्थन आज के इस हालात के बीच में इनके लिए शायद बहुत जरूरी भी हो चुका है को दिखाने के लिए। आपको एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, अगर हम एनालिसिस करें, आज तक पाकिस्तान ने किसी भी देश को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दिए हैं, उसके पास है नहीं मैम, वो सब अमेरिका के कंट्रोल के अंदर है। तो ये बात करने के लिए बड़ा अच्छा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अपने लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, नहीं है। और अगर जो 4 थके हुए हैं, उसका पूरा कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। ये अब स्पष्ट है। अगर ना होता अभी तक तो पाकिस्तान ने बहुत से देशों को दे दिए होते। तो मेरा अपना मानना है, ये जो पेजेश्कियान साहब आ गए ईरान के, ये दिखाने के लिए, अपने लोगों को भी दिखाने के लिए कि भाई अमेरिका मुझे न्यूक्लियर बम की धमकी देता इजराइल के पास है, तो मैं अभी टाइम लग रहा है मेरा बनाने में, मेरे अपने प्रोग्राम में, मैं जाके पाकिस्तान से कोई डील करने की कोशिश करता हूँ। ये वो क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने हैं मैम, कुछ होने वाला नहीं है इसके अंदर। बढ़ाएगा व्यापार किस चीज में, क्या खरीदेगा पाकिस्तान से? आतंक, और क्या खरीद सकता है वो पाकिस्तान? दे हैव नथिंग टू सेल। हाँ, ईरान के पास तेल है, लेकिन तेल भी पाकिस्तान नहीं खरीदेगा, क्योंकि आजकल तो वो अमेरिका का डार्लिंग बना फिरता है। तो ये इट्स अ कंप्लीटली यूजलेस फ्यूटाइल एक्सरसाइज। सिर्फ ये हो सकता है कि ईरान ने पाकिस्तान से कहा हो कि गए हैं उसके राष्ट्रपति की डार्लिंग, तो जरा अमेरिकियों को बोल मेरे पे दबाव ना डालें, जो कुछ अमेरिकन चाहते हैं अगर सही तरीके से मुझसे कहें, मुझको ज्यादा बेइज्जत ना करें, मैं करने को तैयार हूँ। दिस कैन बी द ओनली इंटरप्रिटेशन। अंडरस्टूड सर। वोरा सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन बख्शी सर, आप हमारे साथ अभी बने रहे, क्योंकि अगला सवाल आप ही से होगा, जहां जापान के फिलहाल एयर डिफेंस जोन में चीनी फाइटर जेट घुसा, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और त्सुशिमा जलढमरू मध्य में घुसा चीन का J-20 स्टेल्थ जेट। फाइटर जेट के घुसपैठ पर चीनी मीडिया का यह बड़ा दावा, जापान को नहीं लगी चीनी फाइटर जेट की भनक। तो जापान की सीमा में चीन की बड़ी घुसपैठ, यही बड़ी खबर है, जहां जापान को लगातार जंग के लिए चीन उकसा रहा है। और त्सुशिमा जलढमरू मध्य में चीन का J-20 स्टेल्थ जेट घुसा। ताइवान के बाशी चैनल में चीनी विमान ने गश्त की। फाइटर जेट के घुसपैठ पर चीनी मीडिया का बड़ा दावा, जापान को नहीं लगी चीनी फाइटर जेट की भनक। एक और बड़ी खबर है, और यही बड़ा सवाल उस वक्त जीडी बख्शी सर आप कर रहे थे, क्योंकि अब ये खबर है ताइवान पर कब्जे की बड़ी तैयारी कैसे चीन कर रहा है, और ताइवान के सामने फुजियान में ही बड़ी संख्या में चीन की सैन्य तैनाती। ये जो टाइमिंग को लेकर बख्शी सर आपने बात कही थी, उसी के बीच ये तैयारी, इसके क्या मायने हैं, यही होगा आपसे सवाल। क्योंकि अमेरिकी मदद पहुंचने से पहले ताइवान पर कब्जा हो जाएगा, ताइवान से पहले उसके द्वीप पर कब्जे का ये चीनी प्लान आखिर है क्या? क्योंकि चीन का हमले का ये प्लान तैयार है। और सवाल यही कि क्या चीन की फुजियान में सैन्य तैनाती सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या जमीनी कार्रवाई की तैयारी? हालांकि ताइवान को बचाने के दावे करने वाला अमेरिका अगर पीछे हटा तो क्या इंडो पैसिफिक में उसकी साख खतरे में होगी? और क्या रूस, ईरान जो पहले से अमेरिका से भिड़े हैं, ताइवान संकट में चीन को समर्थन देंगे? और क्या चीन यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर एक फास्ट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं? एक और बड़ा सवाल इसी लिहाज से आपके पास आऊंगी बख्शी सर, उससे पहले ताइवान स्ट्रेट में चीन और अमेरिका कैसे आमने सामने आ गए, उसकी तस्वीर दिखाना चाहती हूं। पीएलए ने अमेरिकी नेवल हेलीकॉप्टर को रोका और चीनी एयर स्पेस की ओर बढ़ रहा है अमेरिकी हेलीकॉप्टर। चीन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। ओवर टू यू बख्शी सर।
नहीं, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल और अगस्त साल में ये दो विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती हैं हर साल, जबकि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, सी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए इन द स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान, इन द साउथ चाइना सी। और हमने देखा है कि हर साल इन महीनों के आसपास चीन बहुत आक्रामक तेवर दिखाता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। उसकी स्वॉर्ड सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है, स्वॉर्ड ए बी सी डी ई। तो अब जो है वो ई और एफ की जो सीरीज की एक्सरसाइज वो अगस्त के महीने में कर सकता है। उसके आक्रामक तेवर दिखने शुरू हो गए हैं। जापान के खिलाफ उसने अपना स्टेल्थ फाइटर भेजा, J-20 चीन का सबसे बेस्ट स्टेल्थ फाइटर है, और वो क्लेम कर रहे हैं कि जापान को इसका पता नहीं चला, कि उनका रडार इनको डिटेक्ट नहीं कर पाया। जापान भी उनके लिए ये चिंता की बात होगी। और जो चीन के नेबर्स हैं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस इत्यादि, वो भी इस टाइम में बहुत चौकन्ने हो जाते हैं, चौकस हो जाते हैं कि चीन की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं उनके लिए वो तैयार रहें। और यही एक्सरसाइज की आड़ में चीन असली हमला भी कर सकता है। इस साल नहीं तो अगले साल 2027 तो बिल्कुल ईयर ऑफ डेस्टिनी माना जा रहा है जहां तक ताइवान का सवाल है। बिल्कुल बख्शी सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर और तस्वीर दिखा देती हूँ, क्योंकि गाजा में बंधकों के साथ हमास की बर्बरता की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बंधकों को खुद की कब्र खोदने के लिए कहा और बंधकों को खाना नहीं दे रहा है हमास। कमजोरी और भूख से ही बंधक का शरीर कंकाल बन चुका है। हमास ने बंधकों का ये वीडियो जारी किया है।